नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर एक बेहद खास परिचर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकतंत्र और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। एक दूसरे के बिना दोनों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ये बात मैं तो कह ही रहा हूं, मैकियावेली से लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक विचारक सबने इस पर जोर दिया है। लेकिन पारदर्शिता पर जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ जोर दे रहे थे, उस वक्त भारत सरकार के वकील उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन यह विरोध क्या इतना बढ़ जाएगा? पारदर्शिता क्या एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसको लेकर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं, सरकार कहीं ना कहीं विधायी तरीके से उसे रोकने की कोशिश करेगी? यही कोशिश अब चुनाव के रूप में हो रही है। किस रूप में? लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की प्रक्रिया के कुछ अंशों को लोगों के सामने आने से रोकने के रूप में। और दरअसल भारत में चुनाव के लिए 1961 का जो कानून है, 1961 का जो कंडक्ट है, उस कंडक्ट में बदलाव कर चुनाव आयोग को इतने ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं कि अब भूल जाइए सूचना आयोग, भूल जाइए ट्रांसपेरेंसी, भूल जाइए मौलिक अधिकार तक। अब जो चुनाव आयोग कहेगा वही होगा। मोटे तौर पर आपको बताएं कि पहले जो आप देखते हैं चुनाव में सीसीटीवी फुटेज होती है, चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इन तमाम चीजों को पहले देखने की बात कही जाती थी कि चुनाव आयोग से कोई रिकॉर्ड मांगे तो वो देख सकता है। अब विधि मंत्रालय का यानी कानून मंत्रालय का जो गजट आया है, भारत सरकार का गजट, वो गजट इस तरफ इशारा करता है कि चुनाव आयोग को इस बात के पूरे अधिकार है कि वो दिखाए या नहीं दिखाए। यानी एक तरह से चुनाव आयोग के रहमो करम पर इस देश के लोकतंत्र को छोड़ दिया गया है। तो क्या राजीव कुमार का आयोग और भविष्य में बनने वाले नए नए राजीव कुमार क्या इस देश में लोकतंत्र के नाम पर वही लोकतंत्र चलाना चाहते हैं जो जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में चुनाव के नाम पर कभी जफरुल्लाह खान जमाली की सरकार तो कभी खान जुनेजो की सरकार के रूप में चलाते थे? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संतोष पाठक जी के पास। हमारे साथ हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी भी हैं और चुनाव मामले पर बेहद पैनी नजर रखने वाले, खासकर मशीनी व्यवस्था से लेकर उसके पहले जो बैलेट की व्यवस्था थी, इन तमाम दो पूरी प्रक्रिया के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखने वाले राजशेखर राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और सीधे सीधे राजशेखर राव जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि जयराम रमेश से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलग अलग नेताओं द्वारा जिस तरह से प्रतिक्रिया दी जा रही है, दरअसल ये किस तरह का बदलाव किया गया है जिसको लेकर इस देश में इतनी बेचैनी है? दर्शकों को आप म्यूट है आज का जी। हाँ, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैंने अभी वो ट्वीट पढ़ा है, मैंने वो आदेश भी पढ़ा है। उसमें ये आदेश में ये लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट पहले आम आदमी को दिया जाता था उस पर रोक लगाई गई है और कोर्ट के आदेश होने पर आम आदमी को भी दिया जाएगा। और वैसे तो चुनाव में जो कंटेंडर है उनको तो वैसे ही दिया जाएगा। मतलब जो आम आदमी हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक सीसीटीवी फुटेज के लिए दरख्वास्त कर रहा है या आरटीए के तहत उसकी मांग कर रहा है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन किया गया और उम्मीदवारों को जैसे वो तो फ्री में उपलब्ध कराएंगे, वो तो जारी रहेगा। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा, पूरे बड़े बड़े नेता आज जगे हैं, हाथी चले गई, पूंछ को पकड़ के लटक रहे हैं। वीवीपैट भी तो चुनाव का डॉक्यूमेंट ही है। वीवीपैट ही देने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्ची होती है, वो भी चुनाव के डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है। जब उम्मीदवार उसकी मांग करता है और उसकी गिनती कर ईवीएम के आंकड़ों से मिलान करने की बात करता है, उसको छूने की इजाजत नहीं देता चुनाव आयोग। इतना बड़ा मुद्दा है। आप ऐसी क्या चीज, ऐसी कैसी करंट शॉक मार रही है चुनाव आयोग राजीव कुमार को कि वो वीवीपैट के डब्बे को हाथ नहीं लगाने देता। दिसंबर 3 तारीख को कांग्रेस का एक दल राजीव कुमार जी से मिलने गया। राजीव कुमार का पहला प्रश्न था
ये गोपाल दास अग्रवाल कौन है? क्या वो पगला गया क्या? वो ऐसी चिट्ठियां क्यों लिखता है हमें? हर एक दिन एक नई मुद्दा लेकर, एक नया डाउट लेकर हमारे सामने आ जाता है, हमें हरास कर रहा है वो। उनसे कहिए कि चिट्ठियां न लिखे। आखिर गोपाल दास ने क्या चिट्ठियां लिखी भाई? गोपाल दास ने यही चिट्ठियां लिखी कि भाई चुनाव के दौरान जो वीवीपैट है उन्हें गिनकर हमारे जो ईवीएम के आंकड़े हैं उनसे मैच करवाओ। आप जब माइक्रो कंट्रोलर की जांच करेंगे, हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में होगा। आप जब ये सारा चेकिंग जो करते हैं, हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम जनता के भरोसे के लिए चुनाव प्रक्रिया का कुछ शर्तों से हम जांच करवाना चाहते हैं, ताकि हम भी मुतमईन हो जाए, जनता भी मुतमईन हो जाए, कि ताकि उनकी वोट जो है सही उम्मीदवार को जा रही है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष चित्रांशी जी के पास चलते हैं। आशीष चित्रांशी जी के पास वो गजट की कॉपी भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से कि वो दिखाए उसे। और आशीष जी, क्या है उस राजपत्र में, उस गजट में क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए। देख, मैं इसीलिए चाह रहा था कि पहले एक बार हम खबर दर्शकों को बता दें, फिर उसके हम आगे एनालिसिस पार्ट पे चलेंगे। दरअसल खबर को बताने से पहले एक गोरख पांडे, उन्होंने लिखा था समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो आज मुझे वो याद आया इसलिए क्योंकि तानाशाही बबुआ धीरे धीरे आई, लेकिन समाजवाद इतना धीरे धीरे नहीं आई, उससे तेज आएगा ये तानाशाही। जिसे अभी पूंछ की बात कर रहे हैं राजशेखर राव साहब, मैं उससे थोड़ा अलग इसको सोच रहा हूँ। खबर आपको बताता हूँ फिर क्या सोच रहा हूँ। दरअसल खबर यह है, आप पहले देखिए स्क्रीन पर गजट जो राजपत्र आया है, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय का है। कंट्रोल रूम दिखाइए जरा। विधि एवं न्याय मंत्रालय, कानून मंत्रालय जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, ये है। इसमें लिखा क्या किया क्या है, दरअसल जिस बात को लेकर के ये हंगामा शुरू हुआ है, दरअसल 1961 का जो चुनाव संचालन नियम है, उस चुनाव संचालन नियम को, इसको आप गौर से पढ़ेंगे, उसमें बड़ी तब्दीली की। उसका जो नियम 93 है, उस नियम 93 में संशोधन किया गया है। इस नियम 93 के तहत पहले जो है तमाम जो दस्तावेज थे जो है चुनाव से जुड़े हुए, वो सार्वजनिक निरीक्षण का हिस्सा थे, पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक निरीक्षण का हिस्सा थे। लेकिन अब कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, चुनावी दस्तावेज, जिन तक जनता की पहुंच को रोक दिया गया है, हालांकि दुरुपयोग के बहाने से, लेकिन रोक दिया गया है। उसमें प्रतिबंधित जो रोका गया उसमें क्या क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सीसीटीवी फुटेज, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग क्लिप, चुनाव के दौरान जो उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो सब कुछ शामिल है। ऐसी चीजें मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट बताई। इससे पहले जो है, जो नियम 93 था, उसके तहत जितने संबंधित कागजात हैं उस सब का सार्वजनिक निरीक्षण किया जा सकता था, लेकिन अब रोक दिया। ये हुआ क्यों है? दरअसल हरियाणा चुनाव के बाद, बढ़िया हटा दीजिए इसको गजट को, हरियाणा चुनाव के बाद अभिषेक बहुत सारी आपत्तियां उठी थी और कई मामले उसमें राव साहब शामिल थे। उन्होंने ही लगातार व्हाट्सएप ग्रुप बना करके प्रत्याशियों को जागरूक किया और उसमें से कुछ प्रत्याशी जगे जो हारे हुए थे और वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किए। उससे जुड़े कुछ मामले अभी भी हैं, पेंडिंग हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले से घबराहट थी। घबराहट दरअसल कई बार जब एक मानस बनता है ना, किसी चीज को लेके संदेह का मानस बन जाता है, वो मानस बनता है, दबा होता है, वहीं पर प्रेशर की थ्योरी आती है। उसमें एक चिंगारी ना पूरे देश में माहौल बदल देता है। उसको दबाने के लिए एक एक करके, जो मैंने कहा धीरे धीरे के बजाय तेजी से आएगा तानाशाही। आप गौर कीजिएगा अभिषेक, आपको पूरा डिटेल में उस समय आपने वीडियो किया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल जो जेपीसी में चला गया, उसमें एक प्रावधान था जो जोड़ा गया था, परिवर्तन जो संविधान संशोधन अधिनियम 129वां में, उसमें था कि एक असीमित ताकत दी जा रही थी चुनाव आयोग को। वो ताकत ये थी कि लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन जिस राज्य में चुनाव आयोग कहेगा कि यहाँ पर अभी चुनाव कराने की हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर अभी नहीं करवा सकते, वहां पर वो लोकसभा चुनाव के साथ देश के बाकी राज्यों के चुनाव के साथ चुनाव नहीं करवाएगा। वहां पर वो आगे की डेट दे देगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद, जब उसको लगेगा उचित। और उसके बाद
कार्यकाल भी तय करने का हक इनडायरेक्टली चला जाएगा राजीव कुमार के आयोग के पास, क्योंकि जब अगला चुनाव आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा उस विधानसभा का, ऐसा नहीं है। वो अगले चुनाव के साथ वहां की विधानसभा भंग हो जाएगी। यानी जो फेज जिस राज्य में बढ़ाया जाएगा 8 महीने 6 महीने का कार्यकाल, चुनाव पोस्टपोन किया जाएगा, वहां पर वो चुनाव राष्ट्रपति शासन में होंगे। राष्ट्रपति शासन में जब चुनाव होंगे तो मशीन पर जो नियंत्रण होगा वो केंद्र में बैठे हुए सरकार जो है उसका नियंत्रण होगा। यानी तंत्र, मशीन पर भी तो इंसान ही ऑपरेट करता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि झारखंड में क्यों खेला नहीं हुआ, महाराष्ट्र में क्यों हो गया, हरियाणा में क्यों हो गया, क्योंकि झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की थी, अफसर हेमंत सोरेन के प्रभाव में थे, उनके अफसर थे। तो अफसर चाहिए आपको चुनाव करवाने के लिए, ये असीमित ताकत वन नेशन वन इलेक्शन में दी जा रही थी। ऐसे ही ये जो अब है, ऐसे ही धीरे धीरे ताकतें दी जाएंगी। मैंने कहा था धीरे धीरे आई, धीरे धीरे चुपके चुपके से। आज आपको वेब कास्टिंग नहीं मिलेगी, आपको फुटेज नहीं मिलेंगे। अब फुटेज का क्या महत्व है, राव साहब समझेंगे बेहतर। अभी उन्होंने तुरंत ये मामला देखा है। फुटेज, जब हमने बहुत पहले चर्चा की थी महाराष्ट्र के नतीजे के बाद कि 5 बजे के पोलिंग परसेंटेज और अगले दिन का फाइनल पोलिंग परसेंटेज 9% बढ़ गया। बहुत सारे जो जानकार थे, जो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, यहां तक कि SY कुरैशी साहब ने, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी इस पे संदेह जताया था कि इतना, मैं तो चुनाव आयुक्त रहा हूं, आपने भी अभिषेक इस पर भी कार्यक्रम किया है हमारे साथ कि मैं चुनाव आयुक्त रहा हूं, मैंने तो ऐसा व्यवहारिक रूप से नहीं देखा, क्योंकि रियल टाइम होता है, ये डाटा रियल टाइम होता है। उस वक्त रियल टाइम हमने समझाया था दर्शकों को, याद होगा जी, जैसे सेंसेक्स का डेटा आता है शेयर मार्केट। हाँ, सेंसेक्स का डेटा, रियल टाइम डेटा में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं मुमकिन है। उस वक्त चर्चा में ये बात आई थी कि अगर 5 बजे मतदान का वक्त पूरा हो रहा है और उस वक्त पोलिंग बूथ में जो लोग घुस चुके हैं, गेट बंद, उतने लोग मतदान करेंगे। राव साहब भी उस चर्चा में, ऐसे एक चर्चा में रहे हुए हैं। तो आपके पास उसके बाद मान लिया 50 मतदाता अंदर है लाइन में, 100 हैं, 75 हैं, वो लाइन लगी हुई है। आपके पास पोलिंग बूथ का जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, पोलिंग बूथ में अनिवार्य है, कैमरे लगे हुए हैं। आधा घंटा का तो फुटेज चेक करना है, आधे घंटे का फुटेज, 45 मिनट का। अगर एवरेज हम देखेंगे तो मुश्किल से 25 से 30 मिनट का एवरेज आएगा हर पोलिंग बूथ पर, जो अतिरिक्त मतदान हुआ है, मतलब अतिरिक्त जो बचे रह गए हैं वोटिंग टाइम के बाद लाइन में जो हैं उनका। यानी 25 मिनट का अगर फुटेज हम पूरे हर पोलिंग बूथ का 25 मिनट का फुटेज चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मतदाता, गिन लेंगे हम कि कितने मतदाता 5 बजे का जो रियल टाइम डेटा आया था उसके बाद कितने मतदाताओं ने वोट डाला है, कितने मतदाताओं ने डाला, ये आप काउंट कर लोगे। और जब काउंट कर लोगे तो पता चलेगा परसेंटेज तो आधा परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, बढ़ा तो 8.5 है। ये 8% कहां से आए थे? पाताल से आए मतदाता, आसमान से आए, दिखे नहीं कैमरे में। इसीलिए ये कैमरे पर जो प्रतिबंध लगा, इसीलिए लगा है। देखिए, जब पब्लिक डोमेन को और पब्लिक डोमेन को रोकने का क्या अंतर आता है? भीड़ का जो दबाव होता है वो दबाव अलहदा होता है, एकदम अलग होता है। भीड़ अगर खुली है, पब्लिक डोमेन के लिए खुला है, तो हर तीसरा आदमी लेकर के, आज नहीं तो कल, मान लिया आज हो सकता है दबे हो लोग, डरे हो लोग, आज नहीं तो कल हर तीसरा आदमी पहुंच जाएगा कि भाई लाओ हमको भी निरीक्षण करो। आशीष जी सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी से कौन डरता है? जो चोरी करता है वही डरता है। दूसरा कौन डरता है? आपको कौन सा डर है? डर किसको लगता है? एक लाइन में समझने की चीज है कि भाई पब्लिक डोमेन में आने से डरता कौन है? मैं 1 मिनट की बात, 1 मिनट में एक बात कह दूं। आंध्र प्रदेश में शाम को 6 बजे के बाद जारी किया गया वोटिंग प्रतिशत और फाइनल वोटिंग प्रतिशत में 14% फर्क है। 14%। और आंध्र प्रदेश में जब उम्मीदवार ने वेबकास्टिंग की मांग की, उम्मीदवार को नहीं दिया गया। अब आम आदमी की बात कर रहे हैं। हम कंटेस्टेंट को पूछ रहे हैं, जो दूसरे नंबर पर वोट आए हैं वो पूछने पर उसको आप नहीं दे रहे हैं, अब आम आदमी की देने की बात कर रहे हैं। नहीं राव साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत ऐसे ही होती है। आज आम आदमी, क्या कहा गया है, जो नियम बनाते समय कहा गया कि पब्लिक डोमेन में सब जाएगा तो AI का इस्तेमाल करके इसका दुरुपयोग हो सकता है।
ये देश में माहौल खराब किया जा सकता है। तो कल को आज ये शुरुआत हो गई आम जनता से। देखिए रास्ता कैसे तैयार, इसीलिए रास्ता तैयार करने का मुझे लगता है आज आम जनता के लिए हुआ है। कल को फिर एक नया नियम आएगा, फिर कानून और विधि और न्याय मंत्रालय की मीटिंग होगी और कहा जाएगा कि अगर हम प्रत्याशी को देंगे तो प्रत्याशी पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो अपने कार्यकर्ताओं को दे सकता है, कार्यकर्ताओं को तो देगा किसे तो फिर देगा? पब्लिक कार्यकर्ता को नहीं देगा तो देगा किसे? मैचिंग के लिए जो कार्यकर्ता उसका मौजूद होगा भाई, वो obvious सी जानने बात का है। हक है उसको। ये रास्ता तैयार, मैं बार बार कर रहा हूं, ये रास्ता तैयार हो रहा है राव साहब, क्योंकि आज पब्लिक को मना किया। यही जो है उदाहरण फिर रखेंगे, यही ये दिक्कत आ सकती है प्रत्याशी को देने में भी कि वो अपने कार्यकर्ता को देगा और फिर आशीष जी, दिक्कत वही खड़ी हो मैं जाएगी, आपके पास कल आ को रहा हूँ। आशीष जी, प्रत्याशी को भी रोक देगा। हाँ हाँ जी आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संतोष जी के पास चलता हूँ। संतोष जी, जब क्रिकेट में थर्ड अंपायर आया था तो सबसे पहले सिर्फ रन आउट को दिया गया था, फिर धीरे धीरे स्टंपिंग को दिया गया कि नहीं। अच्छा, उस समय एलबीडब्ल्यू और बाकी मामले को दिए जाने पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का बड़ा विरोध था और सबसे ज्यादा अंपायरिंग में गड़बड़ी वहीं पर होती थी, आपको याद होगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ियां ऑस्ट्रेलिया में होती थी। तो सिर्फ रन आउट को दिया गया था, बाकी दूसरा नहीं दिया गया था। अब ये जो मामला आ रहा है, इस मामले में तो ये देखा जा रहा है कि मतलब कोई भी जानकारी होगी, इलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ, ना कोई फुटेज देख सकता है, ना जनता, ना कार्यकर्ता, पार्टियों को भी नहीं दिया जाएगा। कोई फुटेज देख ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो सिर्फ कि हाँ, हम लाइन में लग के चुनाव कराए हैं, चुनाव हुआ है, दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव हुआ है। क्या जरूरत है इस तरह के चुनाव को कराने की? भंग कीजिए चुनाव, या फिर राजीव कुमार को बनाए रखने की क्या जरूरत है? राजीव कुमार की जगह अनिल मसीह को ही बना दीजिए, चंडीगढ़ वाले को, उन्हें ही बना दीजिए देखिए मुख्य बिल्कुल चुनाव आयुक्त, तो ज्यादा बेहतर है। क्या जरूरत है नहीं ड्रामा बिल्कुल करने की आखिर? अभिषेक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन लगेगा इस सरकार को या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कि अब सब कुछ हमारे हाथ में आ गया है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचा है, तो आपने जो करा अद्दो-गतवा ये करना यही चाहते हैं, कर नहीं पा रहे इसलिए धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे आशीष जी ने कहा ना कि धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए तानाशाह कोई भी वो अंदर से बहुत डरपोक होता है। तानाशाह भी दो तरह के हो गए, एक बहुत बहादुर, एक बहुत डरपोक। तो जो डरपोक तानाशाह होता है वो भूमिका बांधता है, तो ये एक तरह से भूमिका बांधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब इस तरीके से भी देना चाहूंगा अभिषेक जी कि चूंकि आज देश की जनता धर्म के मामले में एक तरह से अंधी हो गई है, तो मैं धार्मिक मामले को उठाते हुए इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। भगवान राम उनकी 3 माताओं में से मतलब एक उनकी अपनी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनकी 3 माताओं में से एक माता ने कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, राजपाट छोड़ के जाना है। पूरा का पूरा अयोध्या का राजघराना, पूरा का पूरा अयोध्या का राज परिवार, पूरा का पूरा राजा दशरथ का मंत्रिमंडल, मंत्रि परिषद जो हुआ करता था और पूरे के पूरे अयोध्या वासी ये सब चाहते थे कि भगवान राम जो है अपने पिता के वचन का अवहेलना करते हुए शासन सत्ता संभाले, लेकिन सिर्फ एक महिला के कहने पर, अपनी एक सौतेली माता के कहने पर वो सब कुछ छोड़कर 14 वर्षों के वनवास में चले गए। अब उसके बाद आइए जब वो वापस आए तो सिर्फ एक धोबी ने सवाल उठाए थे। उस एक धोबी के सवाल उठाने पे क्या वो धोबी सूर्यवंशी था, उनके खानदान का था, उनके वंश का था, उनके राज परिवार का था, उनके मंत्री परिषद का था? नहीं था। लेकिन एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता माता को वनवास भेज दिया। अब यहाँ पे आइए, जो राम को लाने की बात कर रहे हैं, जो भगवान राम को लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या मसला हुआ कि एक व्यक्ति जिसने कुछ मांगा, चुनाव आयोग ने मना किया, वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चला गया। एक लोकतांत्रिक देश में आदमी जाएगा कहाँ? हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जज साहब ने चलिए थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी, उन्होंने एक आदेश दिया, चुनाव आयोग को कहा कि नहीं भाई ये सब चीजें देते क्यों नहीं हो। अब देखिए वो फैसला आया 9 दिसंबर को। अब संसद का सत्र चल रहा है, चुनाव आयोग और राजीव कुमार की परेशानी समझिए। 9 दिसंबर को फैसला आया, चुनाव आयोग ने उसको देने की बजाय सीधे अपने आका से कांटेक्ट किया कि भैया ये मांग रहा है, कोर्ट ने परमिशन दे दी, अब मैं दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पोल खुल जाएगी, आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, मेरी भी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। संसद सत्र चल रहा है, संसद में हंगामा हो रहा है, संसद को आप चलने नहीं दे रहे हो, और उस बीच कानून मंत्रालय के अधिकारियों को बिठाकर इसका ड्राफ्ट एक तरह से बना दिया जाता है। 9 दिसंबर का फैसला आया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, और उसको एक तरह से बेअसर करने के लिए 20 दिसंबर को बाकायदा एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके पूरे नियम और प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। तो जो भगवान राम की बात करते हैं,
जो पारदर्शिता और लोकतंत्र की बात करते हैं। और यहाँ मैं एक चीज और याद दिलाऊं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, तो जो उसके शुरुआती फंडर में थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण लोग थे। मैं जानता था कि जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, पानी की बोतलें कहां से आती थी, आटा कहां से आता था, सब्जियां कहां से आती थी, ये तमाम चीजें मुझे पता है। और वहां पर जंतर मंतर पर जब आंदोलन होता था तो अमित शाह बड़े गर्व से सुनाते थे कि मैं जाके देखता था कि किस तरह से लोग आते हैं। उसी आरटीआई का इस्तेमाल करके आपने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, आपने आंदोलन खड़ा करवाया, फिर फायदा उठाया और आप 2014 में केंद्र की सत्ता में आ गए। और आज उसी पारदर्शिता से डर लगने लगा है इनको। और बिल्कुल सही आपने कहा कि पारदर्शिता से कौन डरता है, छुपाना कौन चाहता है, जिसकी यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। और इसीलिए फैसला आता है, उस फैसले को बदलने के लिए नियम, कायदे, कानून को बदल देते हैं। किसान नेता बैठे हुए हैं, मरने की कगार पर है, आमरण अनशन है, एमएसपी का एक कानून मांग रहे हैं। न मंत्री को मिलने का समय है, न प्रधानमंत्री को मिलने का समय है, और न कानून तो छोड़ ही दीजिए एमएसपी का कानून जिसका वादा करके आप सत्ता में आए हैं। लेकिन यहाँ जब आपकी पोल खुलने का डर पैदा होता है तो आप एक झटके में कानून को ही बदल देते हैं, पारदर्शिता को ही बदल देते हैं। आज उन्होंने कहा कि हम आम जनता को नहीं देंगे, कल ठीक बात है वो कहेंगे उम्मीदवार को नहीं देंगे। और बहाना क्या बनाया है? बहाना ये बनाया है कि इस फुटेज का इस्तेमाल एआई का उपयोग करके फर्जी कहानी बनाने के लिए किया जा सकता है। जिस सरकार के मुखिया ने, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रामलला यानी भगवान राम के बचपन के साथ जोड़ते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई चुनाव में फायदा उठाने के लिए, और ये कहा गया कि भगवान राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, तब आपने एआई का इस्तेमाल नहीं किया था क्या? तब आपने भगवान राम को नरेंद्र मोदी से छोटा दिखाया गया था, उनके कद को छोटा दिखाया गया था। आज आपको एआई का डर लग रहा है क्योंकि आपके मन में चोर बैठा हुआ है, आपने चोरी की है, और ये एक बार फिर से मोदी सरकार पूरी तरह से जी बेनकाब हो गई है। जनता भी समझ रही है, कब तक पूरी तरह से ठीक है। समझ पाएगी, लेकिन ये जनता से ज्यादा भाजपाइयों को भी समझना है। क्योंकि अगर ये तानाशाही आएगी तो जनता तो बाद में सफर करेंगे अभिषेक जी, सबसे पहले भाजपाइयों को सफर करना पड़ेगा। जो भाजपा के रियल कार्यकर्ता है ना, उनको घर बैठना पड़ेगा, और फिर जितने अधिकारी हैं, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी टाइप के हो, चाहे वो एस जयशंकर टाइप के हो, वो सरकार चलाएंगे। पार्टी के ठीक है कार्यकर्ता, पार्टी के संतोष जी। नेता 30-40 सालों तक संघर्ष करने वाले लोग सरकार नहीं चलाएंगे। तो ये जनता के साथ साथ भाजपाइयों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, सोचने का ठीक विषय है, होना चाहिए मुझे भी। मैं राजशेखर राव जी के पास आता हूँ। राजशेखर राव जी, इस पूरे मामले को देखने के बाद एक चीज तो साफ लगती है कि आखिर ये लोग कागज दिखाने की बात करते थे सीए एनआरसी में कि कागज नहीं दिखाएंगे, इस तरह की बातें। ये खुद कागज और फुटेज नहीं दिखाना चाहते। और अभी हमें याद आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, इस देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता ऐसे हुए हैं जो अपने एमएमएस और ऑडियो क्लिप बाहर ना आ जाए, इसे रोकने के लिए कोर्ट में जाते थे। नहीं नहीं, ये बताइए। ये अगर सार्वजनिक हो गई तो सत्ता में ना लोकसभा में उनकी बहुमत रहेगी, ना हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उनकी बहुमत रहेगी। अगर पर्चियां सामने आ गई, अगर कागज सामने आ गए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, न इन 4 राज्यों में मुख्यमंत्री रहेंगे। और एक और बात, आशीष जी ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस में प्रशासन होता है, वहीं पर धांधली होती है। मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सरकारें वाईएसआरसीपी की और बीजेडी की थी, वहां तो धांधली हुई, फिर भी धांधली हुई। मतलब उड़ीसा की झारखंड में कहानी तो अलग थी, इसलिए ब्यूरोक्रेसी नहीं नहीं कंट्रोल में जा चुकी थी, वो नहीं, पांडियन और सारी कहानी मालूम है। मैं नहीं, उन्होंने हाँ, कहा कि अब झारखंड में कहा- ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नहीं, शिबू सोरेन के हाथ में सत्ता था। लेकिन आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हाथ में सत्ता था, वहां नवीन पटनायक के हाथ में सत्ता था, बावजूद इसके राव वहां पर सरकार। राव साहब, मैं उसको उस पर जवाब दे दूं। अभिषेक हालांकि बताने जा ही रहे थे। जगन मोहन कल भी जेब में थे, आज भी जेब में है। जगन मोहन को भी नहीं खबर कि उनके राज्य में उनके प्रशासनिक मशीनरी में क्या हुआ है, उनके साथ क्या हो गया। जगन मोहन की मजबूरी, इतने केसेज हैं कि वो जगन मोहन आज भी, इतना कुछ होने के बाद भी, वन नेशन वन इलेक्शन में जगन मोहन आके खड़े हो गए साथ में। और आप उड़ीसा की बात करेंगे, बीजेडी, बीजू जनता दल के बहुत बड़े नेता का ये मैं निजी बातचीत हुई,
भाव के साथ, मैं वो बात आपको बता दूं। वहां पर इंटरनल बाद में बीच चुनाव में पता चला बीजू जनता दल को कि हमारे साथ खेल हो गया है। पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि विधानसभा हमारी, लोकसभा तुम्हारी, विधानसभा तुम्हारी, लोकसभा हमारी, यानी विधानसभा बीजू जनता दल की, लोकसभा में हम आपको साथ देंगे, दिल्ली के लिए मोदी को साथ देंगे। और इसी वजह से मैं आपने प्रसंग लाया तो बता दूं, लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी आए तो बीजू जनता दल ने भाजपा को मजबूत करने के लिए तमाम डमी टाइप के कैंडिडेट दे दिए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की सूची आई तो एकाएक जमीन खिसक गई पांव के नीचे से बीजू जनता दल के, क्योंकि बीजेपी ने तत्काल बीजू जनता दल के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना लिया, एकदम आक्रामक रवैया अपना लिया। तो वहां पर बहुत बड़ा धोखा हो गया। और उतना ही नहीं, जो सबसे करीबी, जो आज के तारीख में लापता बताए जाते हैं, जो बेसिकली बीजू जनता दल की सरकार में, नवीन पटनायक की सरकार में सत्ता चला रहे थे, आज की तारीख में लापता बताए जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के साथी, बहुत पुराने साथी अश्विनी वैष्णव, और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। अश्विनी वैष्णव प्रभारी थे, और वो प्रभारी, अब समझ लीजिए कि जो सत्ता चला रहा है, जो सरकार चला रहा है वहां का, नवीन पटनायक नहीं सरकार चला रहे थे, आपको ही पता है। वहां पर सरकार एक अफसर चला रहे थे। अरे नाम लेने में क्या दिक्कत है, बोलिए ना, खुल के बोलिए। पांडियन थे। हाँ हाँ, बता ही दी तो। पांडियन साहब सब चला रहे थे। पांडियन साहब और अश्विनी वैष्णव की जरा दोस्ती की कुंडली खोलिएगा, और वही दोस्ती इस चुनाव में निभाया गया। पांडियन, इसीलिए उस चुनाव के बाद पांडियन एकाएक आउट हैं। वो पांडियन जिन्होंने चुनाव करवाया, तो पांडियन के हाथ में, नवीन पटनायक के हाथ में उड़ीसा की मशीनरी नहीं थी। पूरी बात सुन लेते हैं राव साहब की, पूरी बात सुन लेते हैं। जी। नहीं, मतलब उतना इम्पैक्ट, मतलब कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वोटर को आप बगैर मशीन को हैक किए आप कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आपके सामने हरियाणा दिख रहा है, आपके सामने महाराष्ट्र दिख रहा है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश को छोड़िए, आपके सामने नतीजे दिख रहे हैं। पोस्टल बैलेट का वोटिंग का रिजल्ट और एक्चुअल ईवीएम का रिजल्ट को आप कंपेयर किए तो सत्ता तो किसी और की बननी थी, किसी और की सरकार बन रही है। मतलब आज ये बहना कि ये बात क्यों आई कि महमूद प्राचा साहब जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। जब चुनाव आयोग से कहा गया कि आप तो कंटेस्टेंट नहीं है, आप इस प्रदेश के वोटर भी नहीं है, आप कैसे मांग सकते हैं, ये उनकी दलील थी। तो उनका दलील ये है कि अगर हर कोई आके मांगने लगा तो हम कितना को देंगे। तो उसके बजाय में सुप्रीम हाईकोर्ट को ये ऑर्डर देना चाहिए कि आप वेबसाइट पे डाल दो, आप हर किसी को नहीं देख सकते तो वेबसाइट पे डाल दो। ओरिजिनल अगर जो भी वेबसाइट में है, अगर उसी ने किसी से एआई से उसको बदला भी है तो ओरिजिनल से मैच कर लेगा। बात ये ऑर्डर आने की ये है कि आप इस कंटेस्टेंट नहीं है, आप स्टेट के वोटर भी नहीं है, आपको अगर हम दे दें तो हर एक आदमी आके कन्याकुमारी से आके कोई पूछने लगेगा तो हम कितनों को देंगे। तो अगर इसका ये है कि आपको गजट नया कानून बदलने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट में डाल दीजिए, बात खत्म। सो उसका वो समाधान होना चाहिए था। अभी चाहेगा, मेरे ख्याल से ये मामला भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं कहता हूं कि जो उम्मीदवार को हक नहीं है वो आम आदमी को पूछेंगे तो फिर क्या तिलमिला नहीं जाएगा क्या राजीव कुमार? अरे हमने तो आम आदमी को वीवीपैट नहीं दे रहे हैं, हम फॉर्म 20 जो 48 घंटे में चुनाव आयोग के वेबसाइट में अपलोड होना है, 4 महीने तक अपलोड नहीं कर रहे हैं। 2 दिन में आपको फॉर्म 20 अपलोड करना होता है। फॉर्म 20 वो होता है, फॉर्म 17C का समरी होता है, पूरा चुनाव क्षेत्र का, पूरा हर पोलिंग स्टेशन में हर उम्मीदवार को किसको कितना वोट आया उसका पूरा समरी जो है आपको 48 घंटे में चुनाव आयोग के वेबसाइट में अपलोड करना होता है। आप 4 महीने बात कर रहे हैं क्योंकि जनता ठंडा पड़ जाए। अगर आप इमीडिएटली 2 दिन के बाद अपलोड करें, मारकड़वाड़ी के जैसा पूरा महाराष्ट्र चल जाएगा। हर एक गांव, मतलब उम्मीदवार को पता है कहां पर उनको कौन से पोलिंग स्टेशन में। एक चीज बताइए ना, राजशेखर राव जी, इस देश की विपक्षी पार्टियां ये बात जानती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चुनाव के बाद या पहले भी वो आरोप लगाती हैं। एक बार विपक्षी पार्टियां चुनाव बहिष्कार का ऐलान क्यों नहीं कर देती? क्या जरूरत है ऐसे चुनाव में जाने से जहां पता है कि अंपायरिंग डेरल हेयर करेगा और मुरलीधर की हर बॉल को नो बॉल देगा?
जहां पहले से क्या पता है। सर, अभिषेक जी, अगर कांग्रेस पार्टी बहिष्कार कर लीजिए तो ममता जी और अरविंद केजरीवाल तैयार बैठेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, हम तो लड़ेंगे बोल के बोलते हैं। क्या यूनिटी है कि अपोजिशन में कि सारे मिलकर बहिष्कार करें? अगर सारे मिलकर बहिष्कार भी कर लें, कोई XYZ पार्टी, उनकी ही पार्टी खुल जाएगी, मायावती जी आ जाएगी। अभिषेक जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये जी। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया है कि बहिष्कार क्यों नहीं करते। 2014 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे थे। 2014 का जब ये लोकसभा चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पूरी सरकार जो थी शिवपाल सिंह यादव चला रहे थे। और जहां से राहुल गांधी ने अपना रोड शो शुरू किया था, मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम कॉलोनी थी। वोटिंग के दिन मैं उस बूथ पर मौजूद था। उस इलाके के ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं के वोट वोटर लिस्ट से गायब थे, लेकिन उस गायब होने वाले वोटर लिस्ट मुस्लिम मतदाता यानी समाजवादी पार्टी के मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जो डीएम थे वो समाजवादी पार्टी के थे, शिवपाल सिंह यादव के बहुत करीबी थे। और जैसा कि राव साहब ने कहा कि कांग्रेस बहिष्कार कर देगी तो ममता बनर्जी आ जाएगी। आप ये देखिए कि एक सांसद साहब जो नौटंकी करके, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नौटंकी करके जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है ना फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चुनाव जीते हैं, उनकी अपनी फर्रुखाबाद सीट पर यह आया कि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया और जितने नाम काटे गए उससे कम वोट से वो चुनाव जीते। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कभी कभी ये लगता है कि नूरा कुश्ती है कि क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग वाकई लड़ने के लिए तैयार है, क्या अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वाकई लड़ने के लिए तैयार है। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पहले से मुद्दा उठा रहे थे। अरे जब वोटर लिस्ट बन रहा होता है, जब वोटर लिस्ट से नाम काट रहा होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल लड़ पड़े, तुरंत चुनाव आयोग चले गए कि इनके लोगों के नाम काटे गए हैं। संजय सिंह ने राज्यसभा में यह मसला उठा दिया कि इन लोगों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, जिनमें राम का भी नाम है। जेपी नड्डा गिर गए थे, उस समय ये नेता नहीं उठते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। आज अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, उस समय चुनाव के समय अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगाते कि वोटर लिस्ट को जाकर देखो। तो अगर कांग्रेस बहिष्कार का फैसला करेगी तो आप देखेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि एमके स्टालिन, ये लोग तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम लड़ने को तैयार है। और चलिए ये लोग अगर नहीं भी लड़ने को तैयार होंगे तो जो भाजपा एक एक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 डमी कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, वो भाजपा पूरे देश में 100 से ज्यादा डमी पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ा कर सकती है। तो पूरी लड़ाई जो है वो और ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगी। तो जब तक ये इंडिया गठबंधन दिल से, मन से, कर्म से, वचन से वाकई इसके नेता ये ना ठान ले कि हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, संसद के अंदर लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर के भी लड़ेंगे, एसी के गाड़ियों और एसी के कमरों और एसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल को छोड़कर, जब तक ये नहीं तय कर लेते वो, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला मैं नहीं दो है। शब्द जोड़ दूं संतोष जी, मैं 2 शब्द जोड़ दूं। 17 तारीख को नागपुर में कांग्रेस के, महाराष्ट्र के हारे हुए सभी उम्मीदवारों की मीटिंग थी। मैं वहां गया और उनको ये सुझाव दिया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो भी हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको जंतर मंतर पर एक दिन के लिए बैठना चाहिए और इसमें 1 घंटे के लिए उद्धव साहब, पवार साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे को आना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की प्रतियां को उनको वहां जलाना चाहिए और वहां पे जाके महामहिम राष्ट्रपति महोदय से जाके मिलके चुनाव आयोग के रवैये के ऊपर एक 9 पॉइंट का एक शिकायत दर्ज करना चाहिए। उसके बाद में सारे देश भर में ये उनको अपील करना चाहिए कि देश भर में हर एक पार्टी के जो भी ईवीएम के खिलाफ है वो अपने अपने गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हो या महात्मा गांधी जी की मूर्ति हो या और शिवाजी की मूर्ति हो, वहां पर जाके ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के जो प्रतियां हैं उनको जलाएं। अब हर एक विंटर का सीजन है, शाम को हर एक कोई विंटर कैंप लगाता है आग जला के आग सेकने के लिए, वहां पर भी उसमें भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का एक प्रति जलाए और देश भर में ये एहतजाज होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है चुनाव में धांधली को छुपाने के लिए राजीव कुमार द्वारा बनाई गई एक साजिश है। यही चिट्ठी उन्होंने लिखी है। गोपाल दास अग्रवाल जी का नाम लेते ही राजीव कुमार जी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है। जानना चाहता हूँ राजशेखर जी उसी पर
कि गोपाल दास अग्रवाल जी से ये इतना क्यों डरने लगे। गोपाल दास अग्रवाल क्या है कि उनसे राजीव कुमार डरने लगे। राजीव कुमार के पीछे पूरी सत्ता है, राजीव कुमार के पीछे इतनी बड़ी बैकिंग है, जिसके बूते वो शेरो शायरी में जवाब देते हैं। और खास करके बहुत सारी ऐसी बातें भी उन्होंने कही है जिसको सुन करके हंसी आती है कि निष्पक्षता पर एक तरह से पैरों तले रौंदने का काम तो वो खुद कर रहे हैं। आप सोचिए, मशीनों को लेकर सवाल, पर्ची वाली मशीन जिसको वीवीपैट कहते हैं उसको लेकर सवाल, अब ट्रांसपेरेंसी को लेकर कि न जनता जान पाएगी, न राजनीतिक दल जान पाएंगे, न कार्यकर्ता जान पाएंगे। मतलब सब कुछ पर्देदारी में ही होगा। तो आखिर इस देश में चुनाव ही क्यों होगा। सीधे कह दिया जाए कि 2050 तक के लिए नरेंद्र मोदी, 2050 से 2080 तक के लिए अमित शाह, 2080 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लिया जाए कि अभी कोई 5 साल वाले कोई इंजमामुल हक टाइप बाबा एक आ गया है छोटा सा, उसको तब तक ग्रूम कर दिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या जरूरत है इस देश में चुनाव की। आपको बता देता हूँ क्या क्या मुद्दे उठाए उन्होंने, गोपाल दास अग्रवाल जी ने। उन्होंने कहा कि आप जब वीवीपैट में मॉक पोलिंग में वीवीपैट गिन रहे हैं तो असली चुनाव के वीवीपैट क्यों नहीं गिन रहे, क्या दिक्कत है। उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो वीवीपैट जो प्रिंटिंग डब्बा है उसकी हम जांच करेंगे और निचला हिस्सा जो है उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, ट्रांसपेरेंट रखिए ताकि हम देख सके जो प्रिंट हो रही है वही डिब्बे में गिर रही है, कुछ और गिर रही है। गोपाल नहीं, एक मिनट राजशेखर राव जी, मैं इसमें राजीव कुमार के पक्ष में एक बयान दूंगा, एक पक्ष में मैं बोलूंगा। संतोष जी और आशीष जी बेहतर समझेंगे। संतोष जी, हम लोग के यहाँ लौंडा नाच होता है शादी विवाह में, देखा होगा आपने, या फिर नाच वाली भी बुलाई जाती है अक्सर। तो उसमें जो कैश देकर बुलाया जाता है उसकी गिनती होती है, जिसने बुलाया शादी विवाह में, जिसने आयोजन किया। लेकिन जो पैसे ऊपर से बरसाए जाते हैं नाच वाली के ऊपर या लौंडा के ऊपर, उसकी गिनती कहाँ होती है। तो राजीव कुमार तो ठीक ही बोल रहे हैं कि उसकी गिनती, मॉक की गिनती होगी, उसकी नहीं होगी। कहाँ वो गलत बोल रहे हैं। नाच वाली के ऊपर जो पैसे फेंके जाते हैं, कहाँ उसकी गिनती होती है। अग्रवाल जी ने ये कहा हमारे पूरे 360 पोलिंग स्टेशन की गिन लो, 1,70,00,000 रुपया फीस बनता है, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। और लास्ट सेंटेंस उन्होंने ये लिखा कि आप धांधली पकड़ने के लिए कानून बनाइए, धांधली को छुपाने के लिए। साफ अल्फाजों में लिखा। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है धांधली पकड़ने के लिए लिखी गई है या धांधली करने वालों को बचाने के लिए की गई है। ठीक है राव साहब, बिल्कुल। अभिषेक जी हम चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो एक फाइनल कमेंट आशीष जी से लेने के बाद फिर आप इसको समअप कीजिएगा कि आखिर ये पूरा मसला जा किस तरफ जा रहा है। जी आशीष जी, आ रहा हूं मैं समअप करने जा रहा हूं। आशीष जी, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं। पारदर्शिता गई तेल लेने, पारदर्शिता का अंतिम संस्कार करने वाला ये कानून है, ये गजट है, ये तो तय है। क्या इस देश में चुनाव व्यवस्था में लोकतंत्र के और जनता के भरोसे का भी अंतिम संस्कार करने वाला ये गजट है। अभिषेक, एक ही लाइन में समझियो, गाना था ना, अजी हमसे रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो अजी हमसे लड़ने कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आप जाओगे आयोग में तो राजीव कुमार को पाओगे, आप न्यायपालिका में जाओगे तो वहां भी हमें पाओगे, आप जहां जाओगे हमें पाओगे और किसी को नहीं पाओगे। जो बात कहा अग्रवाल से घबराने का, दरअसल वो घबराते नहीं है किसी से भी, इरिटेट हो जाते हैं। जब बॉस ऐसा होता, सर्वशक्तिमान होता है, तो इरिटेट होता है कि तंग कर रहा है यार आदमी, बंद करो इसको, इसका तमाशा बंद करो, बार बार आता है चिल्लाता है। घबराने का, चिट्ठी से घबरा रहे हैं ये। चिट्ठी पर, ये किसी दिन चिट्ठी पर बैन लगा देंगे नया कानून बना करके। घबराना ना अदालत से घबराए हैं न किसी चिट्ठी से घबराए हैं। मैं एक नाम बता देता हूं और अच्छे से जानते होंगे राव साहब, हरिप्रसाद का नाम। हरिप्रसाद, इस जो मशीन है ना, इस मशीन के खिलाफ जो लड़ाई किसी ने शुरू की सबसे पहले, जितना मैंने पढ़ा लिखा, क्योंकि मैं इस चुनाव की प्रक्रिया से बहुत जुड़ा रहा इसको समझने में, हरिप्रसाद वो पहले शख्स थे जिन पर ईवीएम चोरी का केस लगा। एक बार वो एक चैनल पर बैठ गए साउथ के, लेके मशीन, और लाइव ही दिखा दिया कि देखो चोरी ऐसे होती है। वो मशीन, वो जो है बड़े जुगाड़ से, बड़ा जुनूनी आदमी हरिप्रसाद, जुगाड़ से लाए थे। ईवीएम चोरी FIR हुआ और जेल गए। हरिप्रसाद के बारे में आगे बता दूं, हरिप्रसाद अब TDP के नेता है, तेलुगु देशम पार्टी के नेता है। जब 19 की बात है शायद, चुनाव आयोग ने सर्वदलीय जो सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया, क्योंकि आरोप और संदेह हमेशा रहा इन पे, तो बुला लिया था। तब राजीव कुमार साहब नहीं थे।
टीडीपी ने हरिप्रसाद का नाम भेज दिया, जैसे कि कौन कौन किस पार्टी से आएगा, हरिप्रसाद का नाम। आयोग नाम देख के घबरा गया, कहा नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, किसी और को भेजो भाई, किसी और प्रतिनिधि भेजो, ये इसे भेजोगे। वो वही व्यक्ति है हरिप्रसाद, जब एक बार ईवीएम के मशीन की चेकिंग की बात आई थी और आधे में रोक दिया गया था, आधे में जांच जब हैकिंग के लिए चुनौती दी, आधे में रोक दिया गया कि ईसीआईएल के उसका पेटेंट का उल्लंघन हो जाएगा, पेटेंट का उल्लंघन हो जाएगा। सोचो बीच में आधे तक जब हुआ, नट बोल्ट खुल गया, तो कहते नहीं नहीं कसो फिर से, पेटेंट का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब ये बच्चे भी ऐसा खेल नहीं खेलते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये घबराहट किसी से नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं निजी तौर पर कि किसी से नहीं घबराहट है, किसी की चिट्ठी से, किसी की पत्री से, किसी के मुकदमे से कोई घबराहट नहीं है। ये एक ही दबाव काम कर सकता है, वो जनता का दबाव है, जनता का दबाव। जनता के दबाव के आगे बड़े बड़े हुक्मरान झुक गए हैं, घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि आप जनता से कहां भग के जाओगे, उनसे भाग के कहां जाओगे। अगर दौड़ा दिया किसी दिन, आपने बहुत बहुत बादशाहों का तख्ता पलटते हुए देखा होगा, तो वही एक दबाव है। बाकी तो सारी नौटंकी है, और जब नौटंकी बढ़ेगी तो फिर कोई ना कोई ऐसे ही गजट आ जाएगा आगे, कोई जब नौटंकी फिर बढ़ेगी तो फिर कोई गजट आ जाएगा। अच्छा आशीष यही जी, मैंने एक बार टेलीविजन पर देखा था, एक छोटा सा सवाल संतोष जी, बस छोटा सवाल एक लेते हैं आशीष जी से। कॉलेज के दिनों की बात है, मैंने देखा था टेलीविजन पर, एक अब्दुल करीम तेलगी थे, स्टाम्प पेपर स्कैम याद होगा, उनका नार्को टेस्ट हुआ था, याद है ना? टीवी पर कुछ फुटेज भी आई थी, मिस्टर पवार, मिस्टर भुजबल ऐसे वो बोल रहे थे कुछ, याद होगा, सबने देखी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, सबने। क्या राजीव कुमार का नार्को टेस्ट करने का आदेश न्यायपालिका नहीं दे सकती कि भाई दूध का दूध इस नार्को टेस्ट में ही आ जाए सामने? नार्को टेस्ट की क्या जरूरत है? नहीं, आपने ऐसा सवाल किया जो बीबी पैट के टेस्ट का आदेश नहीं दे पा रहा है, आप नार्को कर रहे हो। अरे मशीन चेक इन्हीं का नार्को हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पर्ची मिलवा दो और कुछ नहीं, पर्ची मिलवा दो, लड्डू डब्बा हमसे ले लो। नहीं अभिषेक जी, अगर अभिषेक जी नार्को टेस्ट जो है, नार्को टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो होगा भी ना तो ओरिजिनल वीडियो उसका बाहर नहीं आएगा, उसका एआई वीडियो बाहर आएगा, जिसमें वो कहते हुए नजर आएंगे कि जी राहुल गांधी ने कहा था कि टेम्पर कर देना और सारे बूथ को लूट के बीजेपी को जितवा देना। कुछ भी खेल कर सकते हैं ये। खैर, अब नार्को टेस्ट हो या कोई भी हो, लेकिन इस देश के लोकतंत्र का नार्को टेस्ट ना हो। परिस्थितियां बड़ी अजीब दिशा में जा रही है, और अजीब दिशा में जा रही परिस्थितियों के बीच याद कीजिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। पारदर्शिता लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है। ये बात सरकार के वकील तुषार मेहता के सामने, आशीष जी याद होगी, हम लोग प्रोसीडिंग फॉलो कर रहे थे एक एक दिन की, ये बात कही थी चंद्रचूड़ साहब ने कि आखिर जनता को जानने का हक क्यों नहीं है कि किसने पैसे दिए, तो जनता को जानने का हक क्यों नहीं है कि उसने जहां वोट दिए वो सही जगह गए या नहीं गए। मुझे याद आता है, मैं अपने इलाके में स्कूल के टाइम में जब नया नया ईवीएम आया था, कॉलेज के टाइम में, तो मैंने देखा था 2004 के चुनाव में, मैं भी 12वीं पास कर गया था, उस वक्त आ गया था, कॉलेज का मुंह देख लिया था। लेकिन उस वक्त मुझे याद है लालू यादव कहा करते थे कि ये अपने भोजपुरी मादरी जबान जो है उसमें कहते थे, ये जो मशीन आई है, भोजपुरी में बता दूं फिर हिंदी में भी तर्जुमा कर देता हूं 30 सेकंड में, कि जो हारमोनिया जैसा मशीन आयल बा, ठीक से जाए के बाद पहले बटन दबा के देखे के बाद कि पी बोलता कि नहीं बोलत, और ललका बतिया ओकरा सामने ही जलता कि एने ओने जलता। अगर पी नहीं बोलत तब कुछ गड़बड़ बा, तो डराए के नहीं प्रिजाइडिंग अफसर के लगे जाए के बा, सीधे कहे के बा कि सर मशीनवा ठीक करता नहीं कि रहुआ के ठीक कर दी। मतलब अगर मशीन पी नहीं बोली और लाल बत्ती सामने नहीं जला तो डरने की जरूरत नहीं है प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाके। वोटर को कह रहे थे लालू यादव कि जाके कहना है प्रिजाइडिंग अफसर के पास कि देखिए सर ये मशीन ठीक नहीं काम कर रही है, ठीक कीजिएगा या आपको ठीक कर दें। तो इस देश की जनता को, लोकतंत्र को ठीक करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से ठीक करने के लिए स्वाभाविक है कि राजीव कुमार जैसे अधिकारियों पर से मुक्ति पानी होगी, और कोशिशें जनता के स्तर से ही शुरू होगी। अन्यथा मैंने बताया जो राजशेखर राव जी कह रहे थे कि पर्ची, मॉक वाली पर्चियों का मिलान होता है, असली पर्चियों का नहीं होता।
बिल्कुल वही बात है कि नाच में नाचने वाला लौंडा या नाचने वाली जो बुलाई जाती है, तो उसका जो पेमेंट पहले से तय होता है, जितने पर बुलाई जाती है, बुलाया जाता है, वो दे दिया जाता है, लेकिन ऊपर से नाच के दौरान जो पैसे बरसाए जाते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। तो क्या ये देश का लोकतंत्र लौंडा नाच में तब्दील हो रहा है, खासकर चुनाव तंत्र? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ। आज के लिए इतना ही। आज की इस तो बेहद एक सार्थक एक चर्चा में चार्ट जुड़ने के लिए अभिषेक जी, एक छोटी सी गुजारिश मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि आप अगर व्यस्त है, सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, आप एक ट्वीट ही कर लीजिए, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में वो टेक्स्ट डाल देंगे, और वो हैशटैग के किसी छेड़छाड़ के बिना अगर आप ट्वीट कर लें, तो जितने ट्वीट हुए हैं वो अपना हमने को एक नंबर दिखने अरे लगेगा। मालिक, जैसे ट्विटर भी जैसे न्यूट्रल नहीं है। ट्विटर और एक्स भी न्यूट्रल नहीं है। ध्यान रखिए, सुप्रिया सीनेत और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं कि जो अंबेडकर वाला फुटेज डाला गया, उसको हटाने के लिए ट्विटर की तरफ से, बकौल कांग्रेस पार्टी में ये बात कह रहा हूं, उन लोगों का दावा है कि ट्विटर की तरफ से उन लोगों को मेल किया गया और बताया गया कि इसको हटाइए। तो उस पर भरोसा मत कीजिए। आज के जमाने में बस जनता बिकाऊ ना रहे, जनता का लोकतंत्र में भरोसा बना रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संतोष पाठक जी, आशीष चित्रांशी जी, राजशेखर राव जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।